अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? बाखबर सवेरा में मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। और वो तमाम माएँ, वो तमाम वालिदैन जो इस वक्त हमें बड़े अरसे के बाद अपने घर में सुख से देख रहे हैं, क्योंकि हालत आज तो लुडियों में इस बच्चे वक्त। चले गए हैं स्कूल। तो जनाब आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और एक दफ़ा फिर घर में सुख का सांस मुबारक। बिल्कुल शफात, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कि मतलब केजी में हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, वो बच्चे कहाँ टिक के बैठेंगे भाई लैपटॉप के सामने। तो अम्माओं की तो ड्यूटी थी भाई कि सुबह उठो, बच्चों को तैयार करो, बच्चों के सामने बैठ जाओ, तकरीबन साथ बैठ जाओ 3 घंटे के लिए। अब वो माएँ करी वाह, अब हम वही मॉर्निंग शो दोबारा से देखेंगे। तो जनाब आज तो बहुत सारी बातें करनी है ना जी। आज हमने ज़ाहिर हफ्ते का पहला दिन है, ज़रा हम भी फ्रेश होके आए हैं, आप लोग भी ज़रा ताज़े ताज़े फ्रेश हमें देख रहे हैं, तो आपके वैसे साथ बड़ी शफात, चीज़ें मुझे डिस्कस बताएं, कर। ये बात क्यों बनी हुई है कि मंडे को जो लोग हैं वो बड़े उतरे मुंह के साथ जाते हैं, हम तो बड़े खुशी खुशी ऑफिस आते हैं। ये देखें ना, अब ये लोगों को असल बात नहीं पता, लोग हमारे मुंह पे जा रहे होते हैं, असल मसला जो है वो कुछ और है। खैर जनाब, आज तालीमी इदारे खुल गए, ज़रा उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही लीगी रहनुमा पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया है, उस हवाले से भी कोशिश करेंगे कि पता लगाएं कि हुआ क्या असल। एग्जैक्टली शफात, और FIR कटी है इस हवाले से। पता नहीं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया हूँ कि ये हो क्या रहा है। हर 2 घंटे बाद एक नया बयानिया सामने आ जाता है और अभी तक हक़ाइक़ का इल्म नहीं हो सका। ऑल्सो शफात, गुजरपुरा लिंक रोड के केस का भी अभी तक मरकजी मुलजिम नहीं पकड़ा गया, और इतने दिन गुजर गए इस हवाले से भी जानना 3 हफ्ते गुजरे, मोर देन 3 वीक्स नाउ। बहुत कुछ है जनाब शो में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। मदीहा के ख्वाबों की बात तो हम करेंगे, मेरी नहीं, इन वाली मदीहा के, लेकिन उससे पहले हम बाखबर सवेरा का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और जैसे कि हम टॉप स्टोरी से पहले बता रहे थे, आज प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंध में 2 रोज़ बाद पंजाब में भी खुल जाएंगे और इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो खुल जाएंगे। कराची समेत सिंध भर में मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई का अमल जो है वो बहाल हो गया है, और NCOC के फैसलों के मुताबिक तालीमी इदारों में सख्ती के साथ हिफाजती इकदाम इख्तियार किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स की पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि क्लासों में भी एक ग्रुप एक रोज़ और दूसरा ग्रुप अगले रोज़ आएगा। सिंध में 22 सितंबर से मिडिल की क्लासों का आगाज़ नहीं किया गया था, अलबत्ता पंजाब के PK और बलूचिस्तान में 6ठी से 8वीं जमात तक की पढ़ाई पहले से जारी थी। सिंध हुकूमत का कहना है कि पढ़ाई का नुकसान यकीनन अहम है, लेकिन बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सितंबर को सिंध में जो जमातें नहीं खुली थी, मतलब 8वीं जमात से लेकर तक की, वो सब की सब क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी। तमाम बच्चे प्री प्राइमरी के हों, प्राइमरी के हों, सेकेंडरी के हों, वो स्कूलों में जा सकते हैं। इंतहाई सख्ती से SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स मुतमईन नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो ना भेजें, और उनको नहीं भेजना चाहिए। हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ना बच्चों को स्कूल भेजने पर वालिदैन से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ना स्कूल को खोलने पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तालीम के नुकसान से ज़्यादा हमें बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है और वो हमें बचानी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में प्राइमरी सेशंस में पढ़ाई का आगाज़ 2 रोज़ बाद होगा, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में प्राइमरी स्कूल्स खोलने को मज़ीद 15 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक तालीमी इदारों में कुछ कोरोना केसेस सामने आए हैं, इसलिए प्राइमरी स्कूल सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ही खोले जाएंगे, और जिन तालीमी इदारों में कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं उन्हें सील कर दिया गया है। स्कूल खुलने पर बच्चे बड़े दोनों ही खुश हैं। बच्चे कहते हैं क्लासें तो बहाल हो रही हैं, साथ में दोस्तों के साथ मुलाकात भी होगी। बड़े कहते हैं बच्चों की पढ़ाई का हर्ज तो था, बच्चों की फौज ने सताया भी खूब है। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से भी मिलूंगी, अपने फ्रेंड से भी, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है। बहुत खुश हूँ स्कूल जाने के लिए, और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगा। हमने मास्क और सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे मैं अपनी और सबकी हिफाजत कर सकें। तमाम SOPs पे अमल करेंगे। शुक्र है भाई, स्कूल खुल गए। 6 महीने से बच्चे घरों पे रहे, परेशान करके रखा हुआ था हमारे को। जिम्मेदारी से इनको स्कूल भेजेंगे, सैनिटाइजर और मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये खुद भी हिफाजत में रहें। छोटे बच्चे जो मोंट के होते हैं वो थोड़े से नहीं फॉलो कर पाएंगे, तो उनकी जिम्मेदारी कि वो उनको एक अच्छे से फॉलो करवाएं ताकि बच्चों को मसला ना हो कोरोना का। अल्हम्दुलिल्लाह के
बस खुल गए स्कूल, इसलिए कि बच्चों ने बहुत तंग करा। हमें खुशी हो रही है कि स्कूल खुल जाए, इसलिए स्कूल बंद होने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है पढ़ाई के बारे में। सो माए कह रही कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल गए क्योंकि माओ बच्चों ने की बहुत दुआ पूरी हुई माओ की दुआ। और फाइनली स्कूल है ना, खुल कि गए। हाँ कह रहे कि हमें बच्चों ने बड़ा तंग करा और बच्चे तो आज स्कूल चले गए, और जो वालिदैन की जो चेहरों पे जो वो मतलब वो लालियां आ रही थी खुशी के मारे, वो आपने खुद देख ली। इस वक्त स्कूल्स के बाहर क्या सिचुएशन है, अनवर खान हमारे नुमाइंदे जो है कराची के स्कूल के बाहर मौजूद है और उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर, ये बताइएगा कि अभी क्या सिचुएशन है, और अभी हमने बच्चों की बातें भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर की। हर बच्चे को खुशी ये थी कि हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, किसी को ये खुशी नहीं थी कि हम जाके टीचर्स को भी दोबारा मिल रहे हैं। क्या तासुरात थे बच्चों के आज? आपने जो शुरू में बात की ना कि वालिदैन अब खुश हो गए, बिलखुसूस माएँ खुश हो गई हैं कि अब वो मॉर्निंग शो देखेंगी, ऐसा नहीं है। ये वक्त मिला है टेंटेटिव। एक दिन बच्चे क्लास के अंदर आएंगे, दूसरे दिन बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो ग्रुप के तश्कील दिए गए ABCD ग्रुप पूरे सिंध के तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर। तो याले मज़े तो वालिदैन और बिलखुसूस ख़वातीन भूल जाएं। एक दिन बच्चों के साथ बैठना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। और जो बच्चे आज क्लास के अंदर हैं वो बहुत ही हंसते मुस्कुराते थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत वालियाना अंदाज के अंदर। खैर बगलगीर तो नहीं हो सकते थे, हाथ नहीं मिला सकते थे, समाजी फासले पे रहते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज बहुत खुश है। और SOP के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। NCOC के फैसले के तहत असातिज़ा जो है वो मास्क पहने हुए हैं, शील्ड पहने हुए हैं, टेम्परेचर चेक किया जाता है। NCOC के फैसले के तहत अगर कोई भी SOP की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो तालीमी इदारा बंद भी किया जा सकता है, जैसा कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल सामने आई। इसके साथ साथ मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत महकमा तालीम की 11,000 तदरीसी और गैर तदरीसी अफराद के कोविड-19 टेस्ट का मरहला मुकम्मल कर चुकी है। और अब तक महकमा सेहत के मुताबिक कमोबेश 2.5 का रेशो है कोविड-19 का, जो कि तालीमी इदारे खुलने के बाद दोबारा सामने आया है। ताहम सूरत हाल इस हवाले से इत्मीनान बख्श है कि अब तालीमी अमल बहाल होने के साथ साथ तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। और तमाम के तमाम बच्चे आज जब क्लासों के अंदर आए हैं, उन्होंने अपनी किताबें खोली हैं, तो उनका जो अंदाज़ था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो चेहरे के तासुरात थे, वो ये बता रहे थे कि वो किस कदर खुश है तालीमी अमन की बहाली पर। तो इसके साथ साथ महकमा तालीम की जो टीम है वो भी स्कूलों का मुआयना करेंगी। ख़ुद जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं उनके नुमाइंदे मुआयना करेंगे। और इस वक्त अब तक हमने जितने भी निजी और सरकारी तालीमी इदारों के अंदर देखा है, मुकम्मल तौर पर SOPs का फॉलो किया जा रहा है। क्लासों के अंदर बच्चों को एक मखसूस समाजी फासले को बिठाया जा रहा है। असातिज़ा शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों को फूड स्टफ घर से लाने की हिदायत की गई थी, जिस पर बच्चों ने अमल किया है। तो इस तरह अब सूबे सिंध के अंदर तदरीसी अमल बहाल हो गया है। सूबे सिंध के अंदर तदरीसी अमल बहाल हो गया। बहुत शुक्रिया अनवर खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और अब जरा नजर डालते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में चूंकि तदरीसी अमल 15 दिन के लिए मजीद उसको आगे कर दिया गया है, मजीद रोका गया है। लियाकत शहवानी साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के। सर पहले तो ये बताइएगा 15 रोज़ तक मजीद डिले रखा गया है तदरीसी अमल को, क्या वजह है इसकी? नहीं, 15 रोज़ जो है अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि डिले करेंगे। फैसला हमने ये किया है कि आज जो NCOC की मीटिंग होगी उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये प्रपोज करेगी कि बलूचिस्तान में मज़ीद 15 दिन तक जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद रहे। ये अभी 1 घंटे बाद NCOC की मीटिंग शुरू होगा, उसमें हम प्रपोज करेंगे। और वजह क्या है लियाकत साहब, वजह क्या है? आपके साथ शेयर करेंगे। वजह जो है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं। हमारे गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में, अगस्त के मुकाबले में बलूचिस्तान में 3 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है कोरोना के केसेस में। हमने 15 सितंबर को स्कूल खोले, तालीमी इदारे खोले, तो 12 दिनों में जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए उसमें तकरीबन 500 केसेस पॉजिटिव आए हैं। और ये बनते हैं हमारे 18% जो कुल तालीमी इदारे हैं। 14,979 हमारे स्कूल्स हैं, इनमें 12,218 सिर्फ प्राइमरी हैं जो आखिरी फेज में हमने खोलने हैं, और जो बनते हैं 82%। अब अगर प्राइमरी स्कूल खुल जाते हैं तो इसी शरह के हिसाब से ये उसका मतलब ये होगा कि 500 केसेस अगले 10 दिनों में सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स में आ जाएंगे। तो उस खतरे को की पेश नज़र हम ये सोच रहे हैं कि मजीद सूरत हाल को देखते हैं और उसके बाद तालीमी इदारे को। लियाकत साहब, ये जो अभी आपने फिगर्स हमारे साथ शो किए हैं तो वाकई परेशान कौन फिगर्स हैं, लेकिन मुझे बताइएगा कि आज NCOC के इजलास के बाद क्या ये तवक्को भी की जा सकती है कि 15 दिन से पहले ही खुल जाए, या फिर ये तय है कि अब जो भी सिचुएशन होगी देखा जाएगा कि 15 दिन के बाद, या हो सकता है मजीद उसमें 1 हफ्ता और आप लोग ऐड कर लें?
देखिए कोरोना के जो फैलाव है, जो केसेस हैं, वही डिटरमिन कर रहे हैं हमारे फैसले। बढ़ रहे हैं तो खदशा बढ़ रहा है, स्लैग सीजन आ रहा है और एक्सपर्ट्स दुनिया में यही बता रहे हैं कि विंटर्स में जो है कोरोना के केसेस में इजाफा होगा, हमारा विंटर जो है वो शुरू होने को है। तो उसी ख़तरे के पेश नज़र हम थोड़े से जो है, चूँकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उस सूरत हाल को देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि 15 रोज़ अगर मज़ीद डिले हो। बाकी हमने जो टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किए हैं पूरे तालीमी इदारों में, एंड सैनिटाइज़र मास्क हमने फराम कर दिए हैं। कुछ जो केसेस तालीमी इदारों में आए हमने उनको बंद भी किए, लेकिन बाद हमने खोल दिया और ये फैसला किया कि स्टाफ मेंबर या स्टूडेंट्स किसी के केसेस पॉजिटिव आते हैं तो फिर 14 डेज जो मैंडेटरी पीरियड होगा क्वारंटाइन का, उस प्रोसेस के बाद अगेन उसका टेस्ट जब रिपोर्ट नेगेटिव होगा तो वापस वो तालीमी इदारा ज्वाइन कर सकता है, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी, एज ए स्टाफ मेंबर भी। तो तालीमी इदारे तो खुले रहेंगे, लेकिन चूंकि हमारे 82% कुल जो तालीमी इदारे हैं उसका प्राइमरी स्कूल्स हैं, 12,218 जिसकी तादाद है। तो उस लेवल पे, उस स्केल पे जाके हम कुछ एजिटेंट है इस वक्त, फौरी तौर पे रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाह रहे हैं ये बड़ा इक़दाम है कि जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट उठाने जा रही है, लेकिन जो एक बड़ी फोरम है उस पे हम ये बताइएगा कि वो स्कूल जो कि SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे उनको कितने अरसे के लिए बंद किया गया है? देखिए SOPs पे जहाँ जिन स्कूल्स में अमल दरामद नहीं होगा उसका एक ही मतलब है कि वहाँ पर कोरोना फैलेगा, और जहाँ पे SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा उन जो हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है या जो स्टाफ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। इस वक्त हमने जो वापस तालीमी इदारे रीओपन किए तो ये एक्स्ट्रा बर्डन अपने तमाम हमारा उस्ताद साहिबान हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, उस पर हमने डाल दिया है कि बच्चों की जो ज़िंदगी है, सेहत है, वो भी हमारे लिए अहम है। उनका जो तालीमी साल है उसको भी हमने ज़ाया होने से बचाना है, तो एक्स्ट्रा हमें एफर्ट पुट करना होगा और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ेगा। लियाकत साहब, बिल्कुल जाते जाते आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे बताइएगा क्या यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक कोई ऐसे केसेस सामने आए? यूनिवर्सिटीज़ खुलने के बाद क्या वहाँ कोरोना केसेस सामने आए? जी बिल्कुल आए हैं जी। यूनिवर्सिटीज़ में तो हमारे अवाइल ही में केसेस सामने आए और 21 सितंबर को रिज्यूम करना था स्कूल्स ने जो है अपने क्लासेस, उन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया था। तो उसकी वजह ये केसेस ही बने थे, और अब भी जो है केसेस वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स में भी आए हैं और स्टूडेंट्स में भी केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वक्त बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से फैसला ये किया गया, आज डिस्कशन की जाएगी कि मजीद 15 दिन के लिए इस तदरीसी अमल को रोका जाए। शफात, एक और चीज़, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, देखें अगर अब कोरोना के वाले से बहुत ज़्यादा शायद बात नहीं की जा रही, जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो कोरोना है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब कोरोना के केसेस जो हैं वो समहाउ, क्योंकि हम नहीं ख्याल करें, मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करें, तो ये वबा दोबारा से आने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में शफात, अब सबसे खौफनाक बात ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो गया था, अब हमने देखा कि रीअकरेंसेस के जो चांसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जिन लोगों को पहले हो चुका हुआ था वो दोबारा कोरोना कोविड जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करें, एंड दिस टाइम दिस वुड बी रियली लीथल। सो आपको ख्याल रखना है, ईजी ना हो प्लीज़। हाँ तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब एक और अहम इशू की तरफ तवज्जो आपकी दिलाते हैं, और वो इशू है जनाब महंगाई का। आपकी ऑलरेडी तवज्जो है, हम सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम ऑलरेडी इस पे रो रहे हैं, हम ऑलरेडी इस पे जिक्र भी करते आ रहे हैं कि जनाब महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। गरीब शहरियों के लिए खाने पीने की अशिया भी अब दूर होने लगी हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए सरकारी सतह पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, और इस तमाम तरह सूरत हाल में अवाम ये कह रही हैं कि वो सब्र के अलावा बेचारे वो लोग कर भी क्या सकते हैं। शफात, मुझे बताएं, ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी नाम का एक महकमा तो था, वो कहाँ होता है? ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती तो डिप्टी कमिश्नर्स के पास हैं, लेकिन वो काम क्या कर रही है ये भी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चिकन एक दिन 260 का होता है, अगले दिन 270 का हो जाता है, फिर 280 का हो जाता है, और इसकी कोई वजह समझ में नहीं। वीकेंड पे 310 का भी होता है।
वीकेंड पे 310 का भी हो सकता है। अंडों की कीमतें भी इसी तरह हैं। दूध के ऊपर जो मामला चल रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर कीमत क्या है और वो बिक कितने में रहा है। समहाउ कोई एक्शन नहीं हो रहा इस हवाले से। हम डे वन से बात करें जी कि आटे की जो कीमत महंगी होती जा रही है, फिर जो चीनी की सूरत हाल है वो महंगी होती जा रही है, सब्जियों की जो कीमत अगर देखा जाए, अभी पैकेज में आपने सुना भी कि आलू मेथी कैसी होती थी, डिश होती थी कि जो बड़े आराम से बच जाती थी, क्योंकि आलू भी ज़रा ख़रीद में आ जाते थे और जो मेथी भी थोड़ा सस्ती मिल जाती थी, लेकिन आलू मेथी भी अब नहीं मिलती। अब समझ में नहीं आ रहा लोग बनाएं तो क्या बनाएं। एवरेज तनख्वाह शफात हमारे मुल्क में अगर देखा जाए लोगों की 17,000 है, 20,000, वो तमाम 20,000 में अगर उसने बच्चों की पढ़ाई के पैसे भी देने हैं, फीसें भी देनी है, घर का बिल भी देना है, ये खरीदेगा कैसे, ये कैसे करेगा? पॉसिबल है, समझ में भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और हम आने वाले इंशाल्लाह प्रोग्राम्स में इसके ऊपर आपके सामने तफसीली रिपोर्ट्स पेश करते रहेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि महंगाई का ये तूफान नोटिस लेने के बावजूद भी काबू में नहीं आ रहा। और ये कोशिश भी करेंगे कि हम आज भी आवाज़ उठा रहे हैं, हमने कल भी आवाज़ उठाई, कि आगे हमारी आवाज़ के साथ आप लोग भी जब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो कोई एक्शन लिया जाए, कोई रिलीफ मिले लोगों को, क्योंकि टैक्स बढ़ रहे हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, गरीब आवाम करे तो क्या करे। खैर जी, अभी आपको बताएं कि आज बड़ी एक अहम समात होनी है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पाक लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई के ज़िमनी रेफरेंसेस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ 3 ज़िमनी रेफरेंसेस पे समात आज होने जा रही है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान जाली अकाउंट्स केस के ज़िमनी रेफरेंसेस की समात करेंगे और मुल्जिमान पर तीनों ज़िमनी रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत में पेश होंगे। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा वजह जानेंगे कि नून लीगी रहनुमा पर आखिर तशद्दुद हुआ क्यों। बिल्कुल, कोई FIR भी नहीं हुई ना, तो ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम ज़रा बात करेंगे उस अहम खबर की जो कि पिछले 2 दिनों से उसी की हवाले से हर जगह चर्चा भी हो रहा है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी को किसने मारा, क्यों मारा, ये मामला तो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। फैसलाबाद तशद्दुद केस में नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी लाहौर नेशनल अस्पताल से डिस्चार्ज शीट लेकर पिछले दरवाजे से रवाना हो गए। वैसे वाई पिछले दरवाजे से बात? नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस को अस्पताल इंतजामी ने बताया कि जी यहाँ तो वो मौजूद नहीं है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन डिस्चार्ज स्लिप नहीं दिखाएगी। भाई के मुताबिक वो इस्लामाबाद चले गए हैं, लेकिन केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुलिस फरीकैन की तलाश में है। उनसे मुलाकात हुई है, वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। डिस्चार्ज स्लिप वगैरह हमने नहीं देखी। हो सकता है किसी के थ्रू बात हुई हो, मेरी डायरेक्टली बात नहीं हो पाई। दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाएगी। तलाल चौधरी साहब से का बयान कलमबंद किया जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग जो कमीशन है वो हम तफसीली रिपोर्ट देगी। अच्छा, इससे कबल फैसलाबाद में खातून MNA आयशा रजब का बयान लेने पर पुलिस उनके घर भी गई, तो मालूम हुआ कि वो भी इस्लामाबाद जा चुकी हैं। यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैडम आयशा रजब साहिबा उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके। बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनका बयान लेंगे। उसके लिए हमें चाहे वहाँ जाना पड़े, टेलीफोनिकली बयान लेना पड़े। फिलहाल हमारे पास कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन मौसूल नहीं हुई है। कॉल बोगस है नहीं है, इसी मामले की तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। सुलह हुई है नहीं हुई है, जो भी हालात हैं तमाम फरीकैन के बयान लिए जाएंगे, जो चीज़ होगी सामने आएगी। दूसरी तरफ फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अगर रात 3 बजे तंजीम साजी हो तो आफ्टर शॉक्स में हड्डियाँ टूटती। जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स बाजुओं और पाँवों की हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। इस शख्स को बेगम सफदर अवान साहिबा ने तो रखा हुआ था लोगों की निजी और जाती जिंदगियों में झांकने के लिए मुखालफत की। तलाल चौधरी साहब ने नून लीग का नाम डुबोया, लेकिन अपनी उस लीडरशिप का नाम रोशन किया। नून लीग की सियासत का जनाजा निकालने के बाद अब ये तलाल चौधरी साहब और उनके ऊपर स्पेशली बेगम सफदर अवान साहिबा ये मिल के इसको नल एंड वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी दोनों फरीकैन भाग रहे हैं कि अगर ये दोनों फरीकैन कानून के साथ और कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर जो वो कार्रवाई होगी।
دوسری جانب ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عظمیٰ بخاری کہتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے منہ سے خواتین کے احترام کی باتیں عجیب لگتی ہیں، اپنی روایات اور اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکال سکتے ورنہ بہتر جواب دیتے۔ ایسے میں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ ڈیل کے چکر میں نون لیگ والے مسلسل رابطے کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو صرف پیسے کا شوق ہے، اب پتہ چلا نہیں تو تنظیم سازی کا بھی ان کو شوق پڑ گیا ہے۔ کیا کہنا تھا شبلی فراز کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کا جو بیانیہ ہے خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیوں میں بھی ایکسیپٹ بالکل نہیں کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی ممبران ہم سے رابطے شروع کر دیے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کی پارٹی میں سے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں جو غیر قانونی اثاثے بنائے بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں کو جواب دیتے، ایسی راہ پکڑی ہے، سیاست کی آخری دن ہے، اس کو انہوں نے مزید آگے کر دیا ہے۔ نہ تو ہم ان کو این آر او دیں گے، نہ ہی ان کی کیسز پہ کوئی بھی کسی قسم کا کمپرومائز ہوگا۔ آپ استعفے دیں، تگڑے بنے، ہم نیا الیکشن کرائیں گے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو صرف پیسوں کا شوق ہے، تنظیم سازی کا بھی شوق پڑ تو گیا۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے فیصلہ آباد میں موجود ہمارے نمائندے قمر زمان سے۔ قمر زمان مجھے بتائے گا، شبلی فراز تنظیم سازی کی بات کریں ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب تنظیم سازی کی بات کریں، شہباز گل صاحب تنظیم سازی کی بات کریں، یہ مار پیٹ کے معاملے میں تنظیم سازی کہاں سے آ گئی؟ جی بیسیکلی طلال چودھری صاحب جو ہیں یہ تنظیم سازی کے اس طرح کی تنظیم سازی کے حوالے سے خاصے اپنی پارٹی میں معروف ہیں۔ چند سال پہلے بھی مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں ہی ایسی ہی تنظیم سازی ایک کوٹھی میں ہو رہی تھی جہاں پر یہ بر وقت نکل گئے تھے، اور جس کے بعد ایف آئی آر جو ہے چیئرمین ضلع کونسل جو قاسم فاروق ہیں ان کے خلاف اور ان کے بھائیوں کے خلاف درج ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جس میں بھی یہ بچ نکلے تھے، لیکن اس تنظیم سازی میں یہ پھنس گئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس عبداللہ گارڈن والی تنظیم سازی سے پہلے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سپر ہائی وے پر بھی اس واقعے سے چند دن پہلے طلال چودھری تنظیم سازی کر رہے تھے، لیکن پولیس سے معافی تلافی کر کے وہاں سے وہ نکل گئے تھے۔ اور اب اس واقعے میں جو ہے یہاں پر بھی پہلے جو ہے تنظیم سازی کے بعد جو واپس چلے گئے دوبارہ مجھے بتائیے گا، یہ سپر ہائی وے والی جو آپ نے واقعے کا ذکر کیا یہ کتنے دن پرانا ہے؟ جی یہ 22 اور 23 کو جو عبداللہ گارڈن میں رات کو واقعہ پیش آیا جو تنظیم سازی ہوئی ہے، اس سے کچھ چند دن پہلے ہفتہ 10 دن پہلے یہ سننے میں آ رہا ہے۔ یہ پارٹی کے حلقوں کے اندر یہ سینہ بسینہ یہ بات گشت کر رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی تنظیم سازی سپر ہائی وے پر بھی ہوئی تھی، لیکن ابھی یہ واقعہ جو ہے یہ کھل نہیں رہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا سپر ہائی وے پر۔ لیکن یہ پارٹی کے جو یہاں کی مقامی جو رہنما ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وہاں پر پولیس والوں سے جو ہے وہ قمر یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے جو بڑے رہنما ہیں تو ان کو اس حوالے کی تنظیم سازیوں کے حوالے سے پتہ ہے، ان کی نالج میں بھی ہے؟ جی اس حوالے سے تمام تر جو واقعات ہوئے ہیں تمام جو پارٹی قیادت ہے ان واقعات سے بخوبی واقف ہے، جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک جو ہے یہ حیران کن بات ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور خواتین کو عزت دو، لیکن اس کے باوجود جو ہے پارٹی قیادت اس معاملے میں خاموش ہے۔ اور ابھی جب یہ واقعہ پیش آیا ہے عبداللہ گارڈن والا تو اس کے بعد بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے یا اعلیٰ قیادت ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی طرف سے بھی طلال چودھری سے رابطہ نہیں کیا گیا، نہ ہی قیادت کے لیے۔ قمر چلیے یہ آپ نے بتا دیا کہ کسی کی طرف سے بھی ابھی طلال چودھری سے رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے، بڑی ایک معصومانہ سی بات کروں وسیم بادامی کی طرح، کہ اگر ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جائے تو طلال چودھری کے پاس تو کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تنظیم سازی کر سکیں، تو یہ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تنظیم سازی کے لیے ان کو بلایا گیا تھا؟ جی یہ اگر آپ ان کے جو ویڈیو کلپس منظر عام پر آئے ہیں نا جائے واقعہ کے بعد کے جو جس میں وہ مختلف جو چھوٹی موٹی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اس میں وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں پٹائی کے بعد، اور وہ حواس باختگی میں ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ان سے کوئی اور بہانہ نہیں بن پڑا، تو انہوں نے کہا جی وہ تنظیم سازی کے لیے ان کو بلایا گیا تھا یہاں پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر آپ سنیں غور سے تو ان میں یہ بات بھی وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی یہ گھر میں خواتین موجود ہیں، انہوں نے فون کر کے بلایا ہے اور خواتین کے پاس میرا موبائل ہے اور میرا موبائل بازیاب کروایا جائے ان خواتین سے تاکہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے مجھے کالیں کر کے تنظیم سازی کے لیے بلایا۔ اچھا تنظیم سازی کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ، ان سے ایک تو مار تو ان کو پڑی، ساتھ میں ان کا موبائل بھی ان سے لے لیا گیا۔ اچھا یہ بتائے گا کہ اکیلے گئے تھے وہ تنظیم سازی کے لیے، ساتھ ان کے کوئی نہیں جاتے؟ تو ساتھ میں عائشہ رجب سے بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کیونکہ وہ بھی اسلام آباد روانہ ہو چکی ہیں؟ جی عائشہ رجب اور ان کے صاحبزادے روشان رجب سے اس حوالے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے مسلسل جب سے یہ واقعہ منظر عام پر آیا ہے، لیکن عائشہ رجب اور روشان رجب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا پہلے، بعد میں فون بند کر دیے گئے۔ اور اس حوالے سے جب آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ اکیلے گئے تھے تو یہ ان کا صرف ڈرائیور ساتھ تھا ان کے، اور کالونی کے گیٹ پر جو ہے گارڈز ہیں انہوں نے روکا ان کو کہ
کہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے انٹری نہیں ہو سکتی، کالونی میں ممنوع ہے، اور پہلے بھی جو ہے یہ جاتے تھے لیکن 12 بجے سے پہلے جاتے تھے، تو انہوں نے روکا تو یہ زبردستی انہوں نے کہا کہ آپ عائشہ رجب کے گھر کسی بھی بندے سے بات کروا دیں تو آپ کو کالونی کے اندر جانے دیں گے، لیکن طلال چودھری ان کا ڈرائیور زبردستی چلے گئے اور جاتے ہی جو ہے وہاں پر وہ جو تنظیم اچھا سازی آپ شروع کہہ رہے ہو ہیں وہ گئی، یہاں جس کے پہلے بعد بھی یہ آتے ٹوٹا تھے بازو لیکن لے وہ کر 12 باہر بجے آئے۔ سے پہلے آتے تھے؟ جی بالکل، جو پولیس ذرائع ہیں، جو کالونی کے ذرائع ہیں، جو سیکورٹی گارڈز کے ذرائع ہیں، وہاں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ پہلے بھی اکثر یہاں پر اس گھر میں آتے جاتے رہتے تھے، ان کی آمد و رفت تھی وہاں پر، لیکن وہ 12 بجے سے پہلے آتے تھے، لیکن جو 22 اور 23 کی درمیانی رات کو جو تنظیم سازی ہوئی ہے وہ چونکہ لیٹ نائٹ 12 بجے کے بعد ہوئی ہے، تو اس لیے جو شاید ان کو جو ہے وہ پٹائی کا سامنا کرنا پڑا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جی۔ قمر زمان ہمارے نمائندے فیصل آباد موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ طلال چودھری صاحب پہ اس قسم کی تنظیم سازی کا، مبینہ طور پہ تنظیم سازی کا واقعہ پہلا نہیں، اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے واقعات پیش آ چکے، البتہ یہ معاملہ ذرا دست و گریبان ہو گیا اور یہ آگے تک ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے، واقعی وہ تنظیم سازی کے لیے بھی جا سکتے ہیں، بٹ اے ایم اور پی ایم میں تھوڑی بہت کنفیوژن ہوگی، وہ پی ایم کا بولا گیا ہوگا وہ اے ایم سمجھ بیٹھے ہوں گے، ممکن ہے کہ اس کیونکہ تھوڑا سا زیادہ لیٹ ہو گیا تو یہ پرابلم ہو گئی۔ خیر جی، ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کا رد عمل۔ لندن میں نواز شریف کی رہائش کا ایون فیلڈ کے باہر احتجاج کیا گیا، ماسک لگائے مظاہرین نے گو نواز گو کے نعرے لگائے۔ احتجاج میں شریک افراد کے پوسٹرز پر بھی گو نواز گو درج تھا۔ کچھ دیر احتجاج کے بعد مظاہرین واپس چلے گئے۔ نون لیگ کے رہنما نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرک پوری کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر سے دکھ ہوا، ہمارے قائد سے ایسی کمزور بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ قومی مفاد کے خلاف جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی لابی اس کا غلط استعمال کرے گی، نواز شریف کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، جیلیں کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہیں۔ کیا کہنا تھا شرک پوری صاحب کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ میاں صاحب نے غصے میں بات کی ہے اور انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم اس موقف کی تائید نہیں کر سکتے، کسی چیز کو انہیں اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ جیلیں کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ جو انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا ملٹری کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف بات کرنے کا رجحان نہیں ہوتا، کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف جائے گی، اس کو انڈیا مس یوز کرے گا، اس کو یہودی لابی مس یوز کرے گی، کم از کم میں ان کے اس موقف کو کی تائید نہیں کر سکتا۔ میری بات کے اوپر کمنٹس کرنے کا رانا ثناء اللہ صاحب کا تو لیول نہیں ہے، وہ سینئر ہے، بڑے ہیں، انہیں خاموشی اختیار فرمانی چاہیے، میں خود جواب اپنا دے سکتا ہوں۔ ہمارا دل دکھا ہے، ہمارے قائد سے ایسی کمزور بات نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ جب چاہیں گے تو ضرور میں اس وقت جواب عرض کروں گا، لیکن ابھی تک تو مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا، اور بس ٹی وی کی نیوز ہے۔ یہ شفاعت اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پارٹی کے اندر پرابلم چل رہی ہے، تبھی تو جو پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ آگے اتنی بڑی سٹیٹمنٹس میڈیا میں دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ جو شیخ رشید صاحب والی بات تھی، پیشگوئی تھی نون سے شین الگ ہونے کی، وہ لگتا ہے کہ کوئی رفٹ موجود ہے، کوئی فالٹ لائن موجود ہے اور اس فالٹ لائن کو ایکسپوز ہونا ہے آنے والے دنوں میں مزید بھی۔ ایک اور اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتے چلیں۔ افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ افغان اعلیٰ کونسل کے چیئرمین 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے مہمان کا استقبال کیا۔ اعلیٰ کونسل کا وفد بھی ڈاکٹر عبداللہ کے ہمراہ ہے۔ جی، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ضلع مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان کی اربوں کی مبینہ جائیدادوں کے انکشاف پر معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ارب کی جائیداد کے لیے مولانا کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کیا یہ جائیداد ڈیزل کی بچت سے خریدی گئی یا کشمیر کمیٹی میں خاموش رہنے کی قیمت وصول کی گئی؟ انہوں نے کہا پہلی بار مولانا اقتدار میں نہیں تو حقیقت عوام کے سامنے آ رہی ہے۔ مولانا کا سارا ڈرامہ صرف اس لیے ہے کہ احتساب نہ ہو سکے۔ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کے چلے جائیں گے چاند پر۔ سستی زمین مل رہی، لے جائیں گے آپ کو چاند پر۔ چھوٹا سا بریک لے لیں۔ ویلکم
बैक आफ्टर द ब्रेक। शफात, एक ज़माने में महबूब अपनी महबूबा से मोहब्बत का बेपनाह इजहार करने के लिए कहता था कि देखो मैं तो तुम्हारे लिए चांद और तारे दोनों तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन उसने कहा वो ये तो गल वध जानी है, तो उसने कहा ओके कोई बात नहीं, अगर तोड़ के नहीं ला सकता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चांद पे ले चलता हूँ, मैं फलक तक चल साथ मेरे, और वहाँ पे तुम्हें चांद का छोटा सा टोटा खरीद देता हूँ। जी जनाब, खबर ये है कि मदीहा को उनके शौहर ने चांद पर प्लॉट खरीद के दे दिया है। नहीं, मुझे पेशतर इसके कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो हमसे खफा हो जाए। मैं सिर्फ बता दूं, मैं इस वाली मदीहा की बात नहीं कर रहा, दूसरी वाली मदीहा की बात कर रहा हूँ जिनके शौहर ने उनको चांद पर प्लॉट खरीद के दिया है। और ये नाम क्या काम, आइडिया कितना अछूता है और ये काम कितना अछूता है मेरे ख्याल में। विदाउट मच मैं बताऊं साथ में, जो 1 एकड़ जो उन्होंने उनको एक तरह से प्लॉट खरीद के दे, प्लॉटिंग होना शुरू होगी चांद पे, तो उस एकड़ की जो रकम है दैट इज $45। तो एग्जैक्टली पूछेंगे, हो सकता है अगर कोई बात नहीं, मुझे अगर मेरा मियाँ ने खरीद के देता तो मैं खुद ही खरीद लूंगी। सोहेब और मदीहा हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी सोहेब और मदीहा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सोहेब, मुझे बताएं कि मतलब इतनी ज़बरदस्त तबीयत आपकी साबित हुई कि आपने अपनी बीवी को चांद पे ही 1 अदद एकड़ ज़मीन लेके दे दी। जी बिल्कुल, इनसे मैंने काफ़ी वादे कर लिए थे चांद तारे तोड़ कर लाने के, लेकिन तो फिर मुझे पूरे भी करने थे, तो फिर मैंने कुछ रिसर्च करके और किसी तरह से इनके लिए चांद पे 1 एकड़ ज़मीन खरीद ली इनके लिए। अच्छा, तो सोहेब मुझे ये बताइएगा कि ये जो चांद पे, अब अगर मैं मैप देखूंगा तो मुझे चांद पे आपका नाम नज़र आएगा, आपकी टाइटल डीड नज़र आएगी? जी अभी आप देखेंगे तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए एक टेलीस्कोप है जिसमें आप अगर मेरा वो सैटेलाइट फ़ोटो दिखाएं यहाँ पे, उसके साथ कुछ फिगर्स मेंशन किए हुए हैं। अगर आप उस टेलीस्कोप में वो फिगर्स मेंशन करेंगे और आपकी बालकनी में अगर वेदर क्लियर है तो आप अपनी वो प्लॉट की डिमार्केशंस देख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा बात सुने, मतलब पता नहीं चांद पे हम कब जाएंगे, दुनिया में कोई अच्छी चीज़ वैसे सोहेब कर देते। मदीहा मुझे बताएं, ये क्या आपकी आरजू थी, आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे चांद पे कुछ लेके दो, या आपने कुछ ज़मीनी चीज़ों का तकाजा नहीं किया था? जी वादे तो किए थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये सच में पूरा कर देंगे, तो अल्लाह का शुक्र है इन्होंने वाकई सच में चांद पे प्लॉट खरीद ही लिया है मेरे लिए। अच्छा मदीहा, मुझे एक बात बताएं, तो मैं यहाँ भी मदीहा बैठी है, वहाँ भी मदीहा बैठी है, आपसे मुखातिब हूँ। मुझे एक बात बताएं, जब आपको लगा कि यार मेरे शौहर मुझे कोई गिफ्ट देने वाले हैं, कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं, और जब इन्होंने कहा कि मैंने चांद पे तुम्हें प्लॉट ले दिया है, तो कोई मतलब खुशी हुई या नहीं, ये क्या हुआ? मतलब आप प्लॉट का 1 एकड़ प्लॉट का जहन में यही, कोई आप बरकी रोड, कोई बेदिया रोड सोच रही होगी, ऐसा था नहीं था? नहीं, ज़मीन पर तो सभी लेते हैं, लेकिन फिर इन्होंने जब एक यूनिक सा गिफ्ट दिया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये वाकई सच हो गया है कि चांद तारे सिर्फ वादे ही नहीं किए इन्होंने, सच में मेरे लिए एक प्लॉट ले लिया है। अच्छा मदीहा बोलते ना, सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं लेके दूंगा, लेकिन आपके तो सोहेब ने आपको चांद पे 1 एकड़ ज़मीन ही ले दी है। कुछ हिसाब तो आपका होगा कि इस पे अगर जाऊंगी कभी तो ऐसा घर बनाऊंगी। वैसे जहन में है कि जाना है आपने वो एकड़ अपनी देखने के लिए ज़मीन? जी इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल अच्छा चले। अच्छा ये नहीं आपने अपने मियाँ से बोला कि सोहेब तुम मुझे चांद पे ना 1 एकड़ ज़मीन ना लेके दो, बस तुम मेरे से अच्छे तरीके मेरी फर्मा बरदारी कर लो, ऐसी कोई आपने शर्त सामने नहीं रखी? ये ऑलरेडी बहुत फर्मा बरदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सोहेब आप माशाल्लाह बड़े कामयाब हस्बैंड है, मैं अभी से देख रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, आपने जब अपनी बेगम को ये गिफ्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो आपकी बेगम का क्या तासुर का था, क्या रिएक्शन था? कि ये तो नहीं आया कि यार ये तुमने मुझे, मतलब ये तुम क्या कर रहे हो, उसका मैं क्या करूँगी, इससे बेहतर था तुम 7,500 रुपये मुझे दे देते, मैं अपने लिए कोई चीज़ ही ले लेती। क्या मिलते 7,500? ऑलरेडी इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ इनको गिफ्ट किया हुआ, पहले जो इन्होंने मांगा सब कुछ किया था, तो बस एक यही चीज़ रह गई थी। और फिर इसके लिए मैंने काफ़ी सोचा और फिर लकीली वो सुशांत सिंह वाला वाक़या हो गया। अच्छा सोहेब देखें, अमेरिका की भी सैटेलाइटें जाती हैं, उनके भी मिशन जाते हैं, रशिया के भी जाते हैं, आपको ये डर तो नहीं है कि चांद पे आपकी ज़मीन पे चाइना कटिंग हो जाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा आपको ट्रस्ट है अमेरिका और रशिया पे? नहीं बना कि वो वहाँ जाके कोई वहाँ पे 4 दीवारी कर लेंगे या कोई इस तरह करके मेरे प्लॉट पे कब्जा करेंगे, तो ये आपको है कि जी आपकी ज़मीन वहाँ पे सिक्योर है। अच्छा मुझे वैसे ये तो बताएं, आपके सास ससुर तो सोहेब बड़े खुश होंगे, वो तो लोगों को बता रहे होंगे मदीहा के वालिदैन के भी, साढ़े दमाद ने ते साड़ी कुड़ी नूं
چاند پہ زمین لے کے دیتی ہے. الحمدللہ پپا بہت خوش ہیں میری ہمارے کزنس. اچھا. تو میری پپا بہت خوش ہیں اور ہمیشہ مدیحہ کو کال کر کے کہتی ہیں کہ میں سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو چاند پہ زمین ملی اور وہ بہت خوش ہیں سب لوگ. اچھا دوستوں یہ بتا دیں کتنے کے لیے زمین, تاکہ میں بھی پلان کرنے لگی ہوں, میں بھی لے لیتی ہوں اپنے لیے. جی یہ ٹوٹل مجھے سارے کاپی گھر پہ اس کے ڈاکومنٹس مانگے $45 اس کا ٹوٹل ایکسپینس. $45 بس ٹھیک ہے. اب جتنی بھی بیویاں دیکھ رہی ہیں اور آپ کے میاں آپ کو گھر نہیں لے کے دے رہے تو ان میاں کے لیے ایک اچھی چیز ہے بھئی. آپ $45 میں $45 میں $7,000 8,000 روپے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی سہیب اور مدیحہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اللہ آپ کو خوش رکھے اور ایسا دن بھی آئے کہ آپ سچ مچ چاند پہ اپنا ایک خوبصورت سا گھر بنائیں, اس میں پانی بھی ہو خوبصورت سا اور آبشاریں بھی ہوں, اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں, کھیلیں وہاں پہ. 1 ایکڑ زمین بہت بڑی ہوتی ہے شفاعت, چھوٹے سے بچوں کے لیے پارک بھی بنا لیں, کتنا اچھا لگے گا. یہ جو باتیں مدیحہ کہہ رہی ہیں اللہ کرے وہ سب آپ لوگوں کے لیے سچ اور اسی زمین پہ ہوں, اللہ مطلب وہاں اوپر جانے کی نوبت ہی نہ. آگے چلتے ہیں جی. اور اب آپ کو پشاور شفاعت بڑا زبردست پشاور میں ایک میچ ہوا, بڑا مطلب ہم ویسے تو اکثر آپ نے آس پاس میچ ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن پشاور میں سب سے مزے کی چیز یہ ہوئی کہ وہاں چھوٹے قد کے بڑے کھلاڑی پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں خوشی سے نہال پہلی بار قومی کھیلوں میں پستہ کامت کھلاڑیوں کو شرکت کا موقع دیا گیا. شہزاد محمود رپورٹ کر رہے ہیں. کیا کوئکنس ہے اور کیا بات ہے, اور بتا رہے ہیں پس کامت افراد بھی کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور اب خواتین و حضرات آپ کو لے کے آتے ہیں کراچی, لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے نا. بالکل ہر علاقے کا فلیور, ہر علاقے کے لوگ یہاں پر آ کے بسے ہوئے ہیں, مطلب اس سے میٹروپولیٹن کو سٹی بھی کہتے ہیں. اس کا علاقہ شفاعت سہراب بورڈ جس کی سب سے بہترین بات کیا ہے جناب, وہاں پہ افغانی کھانے ہیں کوئی اوئے ہو. ویسے تو لوگ سہراب گوٹ کو ٹرانسپورٹ کا مرکز سمجھتے ہیں, نہ بابا نا, افغانی کھانے جو سہراب گوٹ میں ہیں آپ کو پورے کراچی کا پورے پاکستان میں ویسا ٹیسٹ نہیں ملنا ہے. میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. افغانی بوٹی, افغانی پلاؤ, افغانی پلاؤ بھی یہ پتہ مدیحہ ایک آرٹ ہے. رکیں شفا رکیں مجھے فیل کرنے دیں پلیز. وہ میوے, یس وہ کٹی ہوئی گاجریں, یس وہ کٹی ہوئی نارنج, وہ اس کے اندر وہ یس, اور وہ ایک وہ تکونی سا جو مطلب اس کو کابلی پلاؤ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی افغانی پلاؤ مطلب, اور پھر اس کے بعد وہ تکہ اور وہ 2 تکوں کے اندر بیچ میں چربی, پھر اوپر 2 تکے. یہ خوبصورت, یہ ایک آرٹ ہے. میں کیا اس کی مزید باتیں کروں جناب. ہمارے نمائندے زہیب جو ہیں, زہیب یعقوب, وہ اس قسم کی چیزوں میں تگڑے ہیں جی. وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ اور ہمارا دل للچاتے ہیں جی. اوور ٹو یو زہیب. مطلب پورا کھا گیا نا زہیب, ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں لے کر آئے. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی ایتھک, کس منہ سے آئے ہو تم صبح آفس؟ مطلب کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. مجھے خود رونا آ رہا ہے, اس سے زیادہ رونا اس بات میں بھی آ رہا ہے. دیکھو وہاں کتنا تیار ہو کے گیا ہوا ہے, ہمارا کیا قصور ہے, یہاں پہ بھی اچھے کپڑے پہن کے آئے کرو. ہم لوگ کیا مطلب کس ہمیں ایزی لیا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن اینی وے خواتین و حضرات, اگر آپ لوگ بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں افغانستان کا ٹیسٹ لینے کے لیے, تو فاسٹن یور سیٹ بیلٹس, فوراً پہنچیں جناب سہراب گوٹ. ہمارا وقت ہو گیا ایک چھوٹا سا بریک لینے کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور باخبر سویرا میں آپ کو بتاتے چلیں سے کچھ دیر پہلے جیسے ہم نے آپ کو اپڈیٹ بھی دی, افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. ان کی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات بھی ہونی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات متوقع ہے, ساتھ میں عسکری قیادت سے ملاقات متوقع ہے. بڑا اہم دورہ ہے یہ. ساتھ ہی آج 11 بجے سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے, تو آج ذرا اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بالکل جی, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ 10 بجے کی ٹاپ سٹوریز کیا ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان امن مذاکرات کا انعقاد جبر کے تحت نہیں کیا جانا چاہیے. غیر ملکی افواج کا جلد بازی میں انخلا غیر دانشمندانہ اقدام ہوگا. امن عمل کو آگے بڑھانے کی کوششوں کے سلسلے میں سربراہ افغان مفاہمتی کونسل عبداللہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سربراہ افغان مفاہمتی کونسل ڈاکٹر عبداللہ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے. جب سے کچھ دیر پہلے
3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। यहाँ क़याम के दौरान वो सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में ज़ोहराने में शिरकत और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब भी उनके प्रोग्राम का हिस्सा होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून में लिखा है कि अफ़गानिस्तान में अब मुज़ाकरात का इनेकाद जबर के तहत नहीं किया जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदी होगा। उनका कहना है कि दोहा मुज़ाकरात से अफ़गान जंग खात्मे के करीब है और ये अफ़गानिस्तान और ख़िते के लिए उम्मीद का सुनहरी मौका है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर दुनिया को बावर कराया कि अफ़गान अवाम के बाद न सिर्फ सबसे ज़्यादा कीमत पाकिस्तानी अवाम ने अफ़गान जंग की चुकाई, बल्कि पाकिस्तान ने 40 लाख अफ़गान महाजरीन की देखभाल का ज़िम्मा भी उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान जंगों के बायस पाकिस्तान में असलहा और मनशियात फैली। इसके बावजूद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान फ़रीक़ैन के हवाले से तशद्दुद पे कमी पे ज़ोर देता रहा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को आलमी दहशतगर्दी की पनाहगाह बनते नहीं देखना चाहता, क्योंकि शफात पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उसका का बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अफ़गानिस्तान में अगर हालात ख़राब होंगे तो समहाउ जिसके रिपोर्शंस हैं वो पाकिस्तान में भी हम देखेंगे समहाउ आगे नज़र आएंगे। और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब थे। दोहा में जो जब से मुज़ाकरात का सेशन शुरू हुआ है और ग्रैंड अफ़गान जिरगा जो है वो वहाँ पे मुज़ाकरात कर रहा है, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जब अफ़गानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं और एक साथ बैठ के अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से वो चीज़ें जो डेडलॉक का शिकार थी, मिसाल के तौर पे तालिबान की जानिब से अफ़गान कैदियों की रिहाई, अफ़गान सरकारी एहलकारों की रिहाई और अफ़गान हुकाम की जानिब से तालिबान कैदियों की, तकरीबन 5000 के करीब तालिबान कैदियों की रिहाई का एक डेडलॉक था जो फाइनली टूटा। और उसके साथ ही अफ़गानिस्तान में जारी तशद्दुद के वाक़यात में भी एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई है और एक बड़ी वाज़ेह कमी आई। बिल्कुल। ऑल्सो शफात अब ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है क्योंकि अब्दुल्ला पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, तो इंशाल्लाह इस दौरे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है तो इसके दूरस नताइज भी बरामद होंगे। और स्पेशली जो बात यह है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो समहाउ कोई ऐसा सोल्यूशन सामने ज़रूर आएगा जिसकी वजह से जो पाकिस्तान ने जो इतनी स्ट्रगल की है, पाकिस्तान के लोगों ने इतनी स्ट्रगल की है, उसका कहीं ना कहीं एंड होगा। और देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख़वाह रहा है। खित्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कौम ने हमेशा बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। और ये एक बड़ी पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, तो डेफिनेटली अफगानिस्तान में अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है तो पाकिस्तान के भी सरहदी खित्तों में डिस्टेबलाइजेशन होती है। और ये डिस्टेबलाइजेशन को रोकना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें, और इसीलिए तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में अपने इनखला से मुतालिक, अपनी अफवाज के इनखला से मुतालिक एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उसमें ऐलान किया था कि जब वो माइक पॉम्पियो के बकौल अफगानिस्तान में अपनी जो अफवाज है उनकी तादाद 13,000 से कम करके 5,000 तक कर देंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो बताइएगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरा है पाकिस्तान का, कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुँचे भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये डॉक्टर अब्दुल्ला का जो दौरा है इसमें क्या अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ये डेवलपमेंट होना कि अफगानिस्तान के फैसले अफगानिस्तान के अवाम करें, इस हवाले से पेशरफ्त हो पाएगी? सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि डॉक्टर अब्दुल्ला का ये पहला पाकिस्तान का दौरा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने इनवाइट किया, लेकिन अफगानिस्तान की अंदरूनी सियासत की वजह से अब्दुल्ला यहाँ नहीं आ सके। अब वो आए हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं किसी के डायलॉग शुरू हो जो हुआ, और अब जो इंट्रा अफगान डायलॉग चल रहा है उसके लिए पाकिस्तान की कोशिशों की एक्नॉलेजमेंट है कि वो यहाँ आए, क्योंकि वो इंचार्ज हैं डायलॉग के काबुल हुकूमत की तरफ से। दूसरा, इसमें वो गालबन गुफ्तगू करना चाहेंगे कि आइंदा जो तालिबान के साथ डायलॉग है वो किस डायरेक्शन में चले, किस किस्म की ताउन उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है, और उनका अपना एजेंडा क्या है कि वो आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि उनका अपना एजेंडा क्या है। डॉक्टर अब्दुल्ला एक नॉन पश्तून है, वो दरी और
ताजिक स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में तो उनकी बड़ी पजीराई है। आपको लगता है कि जो पख्तून बेल्ट के एरियाज़ हैं वो भी डॉक्टर अब्दुल्ला की बात को वजन देगी, जैसे हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के दौरे पर? देखिए, इसमें ये इस वक्त जो हुकूमत है वो वहाँ पे आपको मिक्स्ड हुकूमत नजर आती है काबुल के अंदर, जहाँ अब्दुल्ला हैं, वहाँ पे पश्तून एलिमेंट भी हैं, अगरचे कम है लेकिन वहाँ पे हैं। और इस वक्त इनकी कोशिश यही है कि एक जॉइंट सी अप्रोच एडॉप्ट की जाए, क्योंकि जो फार्मूले वहाँ तय होंगे वो दोबारा आके काबुल में डिस्कस होंगे इनके जिरगा के अंदर, और उसके बाद कहीं उसकी अप्रूवल आएगी। तो फिलहाल तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे डायलॉग है, कुछ बातें एक दूसरे को उन्होंने कही हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो एक्सेप्टेबल हैं एक दूसरे को, कुछ ऐसी हैं जो गालबन काबुल हुकूमत वालों को एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। हसन साहब, अब ये भी बताइएगा कि मुल्ला बरादर ने अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान का दौरा किया था, वो बड़े उनके उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दोहा मुज़ाकरात में एक बड़ी तब्दीली आई। अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी तालिबान के कैदी रिहा किए गए। अब डॉक्टर अब्दुल्ला के दौरे के बाद आपको लगता है कि जो अफगान अमन प्रोसेस है वो मजीद आगे जाएगा? देखिए, उम्मीद तो यही करनी चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि उसमें काफी मुश्किलात है, मामलात उलझे हुए हैं। लेकिन यह है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, चीन और रूस, ये ममालिक भी चाहते हैं कि इससे कोई फार्मूले की तरफ या अफगान के लोग किसी फार्मूले की तरफ जाएं, ताकि फिर उस आखिरी फार्मूले पे बहस करके कोई रास्ता निकाला जाए। तो उम्मीद तो यही है, लेकिन जब तक मामला तय ना हो जाएं हम कह नहीं सकते कि क्या बनेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने वॉशिंगटन पोस्ट में अपने मजमून में भी लिखा है कि फ़ौजियों के इनखला के हवाले से अगर जितनी जल्दी की जाएगी तो ये गैर दानिशमंदाना जो है वो फैसला होगा। सो इनखला हमें मालूम है कि इस मुआहदे का हम हिस्सा भी है, तो किस तरह से जो प्रोसेस है इसकी तकमील मुमकिन हो सकेगी? देखिए, इसका मतलब तो सिर्फ इतना है कि अमेरिका या सदर ट्रंप जो हैं इस वक्त, जो वहाँ सदर हैं, वो कहीं अंदरूनी तौर पर वहाँ दिखाने के लिए प्रेसिडेंशियल इंतखाबात में अपने ट्रूप्स को बहुत कम कर दें, इससे पहले कि काबुल हुकूमत और तालिबान में कोई एग्रीमेंट हो, तो उसको ये तेजी से बाहर निकालने की बात की गई है, जो कि मुश्किलात पैदा करेगी। हाँ, अगर एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद अमेरिका टोटल विड्रॉल वहां से करता है कॉम्बैट ट्रूप्स की, एडवाइजर फिर भी वहां रहेंगे, लेकिन कॉम्बैट ट्रूप्स को अगर विड्रॉ करता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी एग्रीमेंट के बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर हसन अस्करी हमारे साथ मौजूद थे। अफगान अमन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही विड्रॉल तय हो पाएगा। आम खबर शामिल करते हैं जनाब लाहौर से, जहां शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को घेरे में ले रखा है और नाराबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद है। जी उल्फत, क्या तफसीलात है इस हवाले से, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आमदन से ज़ायद तजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो जजेस गेट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया, नारेबाजी की। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो अपने सिक्योरिटी के हिसार में गाड़ी से उतरे और इस वक्त वो कमरे अदालत में मौजूद है। कमरे अदालत के बाहर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यार सादिक, ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में समात जो है वो बाकायदा शुरू हो जाएगी। आज का दिन और आज की समात शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि आज कंक्लूजन है और आज मुअज़्ज़ज़ बेंच ने फैसला सुनाना है कि आया शहबाज शरीफ साहब की जमानत जो है उसको कंफर्म करना है या फिर उसको कैंसिल करना है। आपको जो तासुर है अभी तक वो क्या है कि शहबाज शरीफ की उनके खिलाफ अभी जैसे रेफरेंस आया है, बहुत बड़ा रेफरेंस आया है, आपको लगता है कि उसके बाद उनकी जमानत के इम्कानात हैं? जी, अगर हम देखें जो आज अब तक हम देखते आए हैं कि जो हाई कोर्ट में जो भी लोग रिलीफ लेने के लिए आते हैं तो एक टाइम तक हाई कोर्ट जो है वो रिलीफ देती है और मेरिट पर देखती है कि कम से कम 3 से 4 महीने हो गए। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हाई कोर्ट उनको रिलीफ देगी या नहीं देगी, जमानत उनकी होती है या नहीं, अब से कुछ देर में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल हमारे साथ रहने का। और अब ज़रा बात करेंगे कल की रात बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची हैदराबाद मोटरवे पे, जहाँ पर नूरियाबाद के करीब हफ्ते की रात
ایک افسوسناک اور ہولناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 15 ہو گئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی موٹر وے پولیس آفتاب پٹھان صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. آفتاب صاحب یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ کس طریقے سے اگر کوئی ایسی گاڑی جس کی حالت ایسی ہو کہ اسپیسیفکلی ایک گاڑی جو کہ بونٹ لیس ہے، اس کا بونٹ خراب ہے، اس کو موٹر وے پہ انٹر ہونے ہی کیوں دیا، جس کی وجہ سے اتنا خوفناک واقعہ پیش آیا؟ السلام علیکم. آپ نے بڑی اہم چیز کا طرف نشاندہی کی ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں روڈ سیفٹی کے نظام میں بڑی بڑی خرابیاں ہیں. اس میں سے ایک خرابی جو ہے موٹر وہیکل فٹنس کا نظام ہے. موٹر وہیکل فٹنس کا نظام جس طرح سے یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، یو اے ای، سعودی عرب میں ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. وہاں ورک شاپس ہوتی ہیں. ورک شاپ میں پہلے گاڑی جاتی ہے، کمپیوٹرائزڈ اس کی چیکنگ ہوتی ہے، پھر اس کو مینولی چیک کیا جاتا ہے اور مینولی چیک کر کے اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو واپس کیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اپنے ڈیفیکٹ کو ٹھیک کریں، اور پھر جو ہے اس کو صحیح کروا کے جب آتا ہے تو اس کو جو ہے اسٹیکر ایشو ہوتا ہے. اگر نئی گاڑی ہے تو اسٹیکر 3 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اگر پرانی گاڑی ہے تو اس کو 1 سال کے بعد اس کو پھر سے اپنی موٹر وہیکل فٹنس کے لیے آنا ہے. ہمارے پاس یہ نظام ہے کہ جناب ایک موٹر وہیکل انسپیکٹرس ہیں جو پہلے پولیس کے ماتحت تھے، آج کل ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہیں. وہ اپنے حصے کی ایک رشوت لیتا ہے اور ایک تھوڑی گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے 200-400 روپیہ جو بھی ہے. تو آفتاب صاحب کوئی قانون نہیں ہے ہمارے اس حوالے سے؟ نشاندہی جیسے بھی آپ نے کچھ ممالک کے نام لیے تو کیا پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے؟ قانون نہیں ہے. قانون تو یہ ہے کہ موٹر وہیکل فٹنس کرائیں، اس کا پروسیجر صحیح کرنا تو حکومت کا کام ہے نا، وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کا کام ہے جو ہے اس کو درست کریں. جو پنجاب موٹر وے پولیس کیوں نہیں چیک کرتی جب ایسی کوئی گاڑی اندر انٹر ہوتی ہے تو؟ تھوڑا مجھے ایکسپلین کرنے دیں. ضرور. اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، ورک شاپ بنانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو آؤٹ سورس کر دے جو ہے، جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے جو ہے، اور اس کی اسپیکس منگوا لے، اسپیسیفیکیشن منگوا لے، یورپ سے منگوا لے، برطانیہ سے منگوا لے، گوگل سے منگوا لے. ہر جگہ پڑی ہوئی ہیں اسپیکس جو ہے نا، انٹرنیشنل اسپیسیفیکیشن جو ہے ورک شاپ کی جو ہے. ورک شاپ بھی جانا چاہیے. اور کراچی میں میرے اپنے خیال میں کم از کم ہر ٹاؤن کے اندر ہو. رہا آپ کا سوال کہ موٹر وے پولیس کیوں داخل ہونے دیتی ہے، تو یہ موٹر وے پولیس ٹول پلازا پہ تو نہیں چیک کر سکتی کہ یہ گاڑی فٹ ہے یا کہ نہیں ہے. وہ تو ایک فٹنس سرٹیفکیٹ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، وہ تو جھوٹا ہوتا ہے فٹنس سرٹیفکیٹ. اچھا، وہ تو رشوتوں پہ ملتا ہے. آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ گاڑی اگر موٹر وے پہ یا ہائی وے پہ جا رہی ہے اور اس گاڑی کا بونٹ نہیں ہے، پولیس کیا کر سکتی ہے، یا پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے ایسی گاڑی کو روکنے کا؟ بالکل، اگر اس کا بونٹ نہیں ہے تو اس کو روکنا چاہیے. لیکن یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ نکلتے وقت یہاں سے گئی ہے، یہ داخلے کے وقت نہیں ہوا ہے. یہ گاڑی حیدرآباد سے چلی. بات کروں کہ جب گاڑی سڑک پر جا رہی ہے اور اس کا بونٹ نہیں ہے، میرا سوال سنیے، اگر اس کا ایک گاڑی سڑک پہ جا رہی ہے، اس کا بونٹ نہیں ہے، یا اس کا ٹائر جو ہے وہ فلیٹ ہے اور وہ رمز پہ گاڑی کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے، ایسے میں پولیس اگر ایسی گاڑی کو دیکھتی ہے تو کیا کر سکتی ہے؟ ہاں، تو میں صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ کراچی ٹول پلازا سے تقریباً 30 کلومیٹر پہلے یہ واقعہ پیش آیا. 30-40 کلومیٹر. اس عرصے میں تمام گاڑیاں اس کی ہیلپ کے لیے پہنچی ہوئی تھی. اگر وہ کسی ہماری پیٹرولنگ گاڑی کو نظر آتی تو ضرور اس کو روکتے. تمام پیٹرولنگ گاڑیاں جو تھیں وہ ہماری اس گاڑی کی ہیلپ کے لیے گئی ہوئی تھیں، اور وہ گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ کر کے نکل گئی جو ہے کراچی ٹول پلازا کے گیٹ سے جو ہے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے آفتاب پٹھان صاحب، ایڈیشنل آئی جی پولیس، اور وہ بتا رہے تھے کہ موٹر فٹنس کا جو سرٹیفکیٹ کا جو نظام ہے اس میں خرابیاں ہیں، اور یہ فٹنس سرٹیفکیٹس بھی یہ بھی بولا کہ رشوت لیتے ہیں، اور یہ بھی پولیس سے جاری کرتی ہے. سو اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک ایسا حادثہ شفاعت اس میں جیسے 5 قیمتی ضائع جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد مطلب آپ خود بھی دیکھیں نا کہ کوئی بھی ایسی گاڑی اگر آتی ہے تو موٹر وے پولیس کھڑی ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ آپ روک تو سکتے ہیں، ان سے پوچھ تو سکتے ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے. روڈ ایکسیڈنٹس آر لیتھل. ایگزیکٹلی جی، اور ایک بڑا جانی نقصان دیکھنے میں آیا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، اور اب بات کرتے ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹورزم پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا ہے. بالکل جی، 511 سیاحتی مقامات کی معلومات اس ایپ پر دستیاب ہوں گی. اس حوالے سے ہم آگے بات تو کریں گے ہی، لیکن
उससे पहले हम आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज़ हसन चौहान की जान को भारतीय बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ से शदीद ख़तरात दरपेश हैं। धमकी मिलने के बाद हिफाजत के लिए ख़ुदकार असलहा रखना शुरू कर दिया है। हुकूमत मियां नवाज शरीफ की तकरीर के मामले पर क्या करने जा रही है, बाखबर सवेरा के लिए हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से उन्होंने बात की है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज़ुल हसन चौहान मौजूद हैं। फयाज़ुल हसन चौहान साहब, पंजाब का वज़ारत इत्तलात का कलमदान मुश्किल है या इजीली आप तर्जुमानी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा मुश्किल काम है और वज़ारत इत्तलात को निभाना, और आपके सामने है कि मेरे अलावा 2 और अफराद को भी चेक किया गया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मेरे हवाले ही ये की गई मिनिस्ट्री। तो अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है अपने DGPR में और अपना एक पर्सनल भी अपने दफ्तर के अंदर। मैंने बंदे बैठाए होते हैं टीवी चैनल्स के सामने, स्क्रीन्स के सामने। जो भी PTI के ख़िलाफ़ बोलेगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेगा, कोई तनकीद होगी, मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर जो ना उसका क्लिप और उसकी फुटेज जो ना वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाती है और फिर प्रॉम्प्टली जो ना उसका जवाब जो ना वो मेरी तरफ से आता है। तलाल चौधरी के मामले में आपकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी से होती है और उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून जो है उसके सारे जो भी तर्जुमान हैं, पिंडी में है या लाहौर में है या कहीं से भी, उनकी तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन जलसों और धरनों पर होता है जहाँ पे ख्वातीन के साथ बदतमीज़ी और मामलात को इल्ज़ाम जो है वो PTI पे लगाए रहे। इनका दौरे हुकूमत था 2016, 17, 18, तो हमारे जलसों में ये प्री प्लान लोग भेजा करते थे बदतमीज़ी करने के लिए, फिर हमने रंगे हाथों पकड़ा भी। तो अब इन्होंने जो तोता पाला हुआ था दूसरों की माँ बहन बेटियों को इज़्ज़त छालने के लिए मुखालफिन की और इमरान खान साहब की, वो तोता इतना दिलेर हो गया तलाल चौधरी कि अब उसने अपने ही पार्टी की बड़ी बाइज़्ज़त ख़वातीन और MNAs को जना हरासा करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये बेगम सफदर रहमान साहिबा के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए ये बाइस शर्म भी है, और उनके ये ख़ास ज़ाती जना एक मुलाजिम के तौर पे जना तलाल चौधरी को जाना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इम्तिहान है बेगम सफदर रहमान साहिबा के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, कि अब वो तलाल चौधरी को निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। FIRs इनकी पार्टी के अंदर इनके ख़िलाफ़ कटना शुरू हो गई हैं। अब आप देखें ना कि मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी साहब हैं, इनके MP हैं, उन्होंने बारिश का पहला कतरा के तौर पे खुला के जनाब TV चैनल्स पे आके इनके बयानिए की मुखालफत की नवाज शरीफ और बेगम सफदर रहमान के। कम अज़ कम 45-50 MP है जो मुतनफ़र हो चुके हैं अपनी लीडरशिप से। इनकी यही एंटी पाकिस्तान, एंटी फ़ौज, एंटी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और रियासत के ख़िलाफ़ जो है जो मोदी की ज़बान बोलना, रॉ की ज़बान बोलना, मेजर गौरव आर्या जो रॉ का डायरेक्टर है उसके बयानिए को आगे लेके चलना, तो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी FIR तो यही है, बाकी भी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ इंशाल्लाह। अब फैजुल हसन चौहान अपने साथ वेपन रखता है, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे पिछले 3 माह पहले से कत्ल की धमकी आई रिटर्न, ठीक है जी, और मुझे डेथ जनाब थ्रेट भी है, और इस वजह से मैंने ये लाइसेंस जना मेरा राइट है, हर पाकिस्तानी का राइट है कि वो लाइसेंस का असला रख सकता है, ठीक है जी, और मैंने लाइसेंस असला रखा हुआ है। तो मेरी एक बचपन से नेचर है, स्टूडेंट लीडरशिप से लेके यूथ लीडर, और अब कि मैं अपने वेपन्स जो है ना अपने साथ गाड़ी में रखता हूँ, और एक नहीं मेरे पास 3 है। मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूँ पाकिस्तान में जो पिछले कई सालों से मीडिया के अंदर खुला के इंडियन रॉ के ख़िलाफ़, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, NDS के ख़िलाफ़, मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ और मुल्क दुश्मन ताकतों के ख़िलाफ़ मैं फ्रंट फुट पे बोलता हूँ। तो मैं उनकी आंखों में खटकता हूँ, तो बस वो इधर से उन्होंने किया होगा। बाकी आपके सामने है, वाहिद PTI का लीडर हूँ कि जो पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के ख़िलाफ़ जो है ना वो मीडिया में जिस अंदाज से मैं इमरान खान साहब की इज़्ज़त वक़ार और पार्टी की इज़्ज़त वक़ार के लिए खड़ा हूँ, तो फिर अपनी हिफाजत तो बंदे को करनी पड़ती है ना। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन चौहान साहब। और अब वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन में दायर किए गए इस भारतीय दावे को चैलेंज करने का फैसला किया है, जिसमें भारत ने कहा है कि बासमती चावल उसकी जोग्राफियाई निशानी है। यूरोपीय रेगुलेशन 2006 के मुताबिक बासमती चावल पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक की पैदावार के तौर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल पर भारत का लेबल लग गया तो अंदेशा है कि पाकिस्तान यूरोपीय मंडियों को ये चावल बासमती के नाम से बरामद नहीं कर सकेगा। भारतीय चैलेंज के जवाब में पाकिस्तान को यूरोपीय कानून के मुताबिक 90 रोज में जवाब दायर करना है। और यहाँ आपको साथ में ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान का बासमती चावल अपनी खुशबू, साइज और पकाने के बाद जायके के एतबार से दुनिया भर, खुसूसी तौर पे अगर हम यूरोपीय मंडियों के वाले से बात करें तो खासा मकबूल है। शफात, पाकिस्तान हर साल 5 से 7 लाख टन
बासमती चावल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बरामद करता है। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए कॉमर्स एंड ट्रेड के चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। आफरीदी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आफरीदी साहब पहले तो ये बताइएगा कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है पाकिस्तानी मार्केट के लिए अगर यूरोप भारतीय बासमती राइस को भारत के पेटेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। जैसा कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीआई लॉ जो है वो हमारे पाकिस्तान में पहले था भी नहीं। हमने यहाँ पे सेनेट की कायमा कमेटी कॉमर्स से हमने ये प्रपोज़ल भेजी थी और ये 70 साल से ये पेंडिंग था जीआई लॉ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पास कराया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न था कि मेड इन पाकिस्तान का लेबल जो है वो लगना चाहिए हर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये जीआई लॉ जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ था। जब ये वजूद में आया है तो इंडिया को जब ये पता चला है कि इन्होंने जीआई लॉ पास कर दिया तो इन्होंने जाके यूरोपियन यूनियन में अपने बासमती चावल के ख़िलाफ़ जो है वो एक रिट दायर कर दी है 11 सितंबर को जी। जो हमने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके ऊपर इसको अपोज करेंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि 90 रोज़ में जो जवाब पाकिस्तान को देने हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी है? जी बिल्कुल शुरू कर दी है। हमने इसके लिए सारा वर्क कर दिया हुआ है और हमारे पास अभी टाइम है। 11 सितंबर को उन्होंने दायर किया है ये केस, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको अपोज करेंगे। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि 2006 में यूरोपियन यूनियन ने ये कहा था, जो आर्टिकल 10 और 50 के अंडर आता है उसमें ये मेंशन है कि ये प्रोडक्ट जो है ये इंडिया और पाकिस्तान की दोनों का कंबाइन है, ये आइटम है। वहाँ भी ये ग्रोथ होता है और पाकिस्तान में भी ग्रोथ होता है। तो इंडिया एक गलत रास्ते पे उन्होंने दायर कर दिया जी। अच्छा अब ये बताइएगा कि ये जो जीआई टैगिंग जो है ये जो बासमती राइस के ऊपर है, अगर मिसाल के तौर पे हम ये समझ लें कि पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं होता तो फिर ये बासमती राइस क्या किसी मुतबादिल नाम के ज़रिए यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाएगा? देखें अभी भी इस तरह बहुत से, क्योंकि हमारा ये लॉ बना नहीं था ये जीआई लॉ, और जब उससे पहले ये काफ़ी हमारे चावल जाते थे दुबई, और दुबई से आगे उनके ऊपर स्टैम्प लगता था इंडिया का और एक्सपोर्ट होता था। ये बहुत ज़रूरी था ये लॉ, ना सिर्फ ये बासमती चावल के लिए, हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी था। हमारे जो है हमारे पास ये लॉ ना होने की वजह से हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो लोग हमारे नाम से बाहर एक्सपोर्ट करते थे और वाया दुबई और वाया मुख्तलिफ कंट्री वो जाते थे और हम अपना टैग नहीं लगा सकते थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब जो बता रहे थे कि पाकिस्तान में चूँकि जीआई लॉ इस वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को, और अब यूरोपीय मंडियों में जहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया जाता है सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से अगर बात किया जाए तो वो मार्केट मुतासर हो सकती है। बट वी स्टिल हैव टाइम, हमें 90 रोज़ में जवाब दाखिल कराना है, लेकिन ऑलरेडी लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो होपफुली जिस चीज़ के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। खैर जी, एक बार से हम ज़रा पंजाब के वाले से बात कर रहे थे शबात पहले, और हम सयाहत के वाले से बात कर रहे थे, क्योंकि अब समहाउ जब हम बाहर कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते तो हमने अपने मुल्क के अंदर, सबसे अच्छी बात है कि अब फाइनली लोगों ने अपने मुल्क को ही देखना, एक्सप्लोर करना शुरू किया हुआ है। तो पंजाब में हमें आइडिया ही नहीं कि पंजाब इटसेल्फ में कितने ज़्यादा सयाहती मकाम मौजूद हैं, और सयाहत के फ़रोग के लिए ही वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार ने टूरिज़म पंजाब नाम की एक ऐप का इफ्तिताह कर दिया। 511 सयाहती मकामात की मालूमात इस ऐप पर मुयस्सर होंगी। शहरी सयाहत की मालूमात और सर्विसेज ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। ऐप के ज़रिए सयाहती मकामात के रूट भी मालूम हो सकेंगे। शहरी टूरिज़म कॉरपोरेशन पंजाब की सहूलतों से मुस्तफ़ीज़ होंगे और TDCP के होटल्स की बुकिंग भी ऑनलाइन कराई जा सकेगी। बिल्कुल शफात, और टूरिस्ट ऑपरेटर्स जो हैं वो अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वज़ीर आला ने इसी सिलसिले में ई पेमेंट की सहूलत भी फराहम करने की हिदायत कर दी। और ये शफात बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी बात कि अगर आप इफ़ यू हैव ओनली लाइक फ्यू डेज़, अगर आपके पास 2-3 दिन है और आप चाहते हैं कि 2-3 दिन में आप किसी अच्छे सयाहती मकाम का दौरा कर सकें, चक्कर लगा सकें। वैसे ये तो मनाज़िर जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लोग की काफ़ी यहाँ चहलकदमी दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़
کہ بھئی جہاں بھی جانا ہے آپ نے خیال رکھنا ہے, ماسک ضرور پہننا ہے, ہاتھ سینیٹائز. یہ مجھے بھائی اتنے اچھے لگے شفاعت جنہوں نے آگے ماسک پہنتے ہوئے جا رہے ہیں. باقی جو لوگ ہیں انہوں نے ایزی لے لیا. مدیحہ پتہ ہے آپ کو ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب ہم سیاحت کی بات کرتے ہیں پنجاب میں تو ہم مری کے علاوہ اور کوئی مقام سوچتے ہی نہیں. حالانکہ پنجاب میں کیا جیلم ویلی ہو, بہت پیاری, کیا تھل کا ڈیزرٹ ہو, کیا ملتان ہو, کیا پنجاب کا سینٹرل ایریا ہو, ہر جگہ پر تاریخی مقامات موجود ہیں, خوبصورت مقامات موجود ہیں جہاں پر تاریخ سے اور آرکیٹیکچر سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بے تحاشا سامان. شفاعت اسپیسیفکلی اگر ہم لاہور کے حوالے سے بات کریں, دنیا جہاں سے جو ٹورسٹ آتے ہیں جب وہ لاہور جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں جی 12 دروازوں کا جو شہر ہم اس کو دیکھ سکیں, انجوائے کر سکیں, اور کچھ تاریخ کے حوالے سے کچھ جو مناظر ہیں وہ اپنے کیمرے کی آنکھ پہ چاہیں وہ سمیٹ سکیں. ناٹ اونلی لاہور, اگر آپ لاہور سے باہر نکلے تو موٹر وے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آپ کو کوئی تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ مل جاتی ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم بھیرے کی بات کریں شفاعت, تو آپ جب بھیرے سے اگر آپ شہر میں اتر جائیں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کتنی قدیم عمارتیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ بھی ہر قسم کا جو کلچر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے. لاہور از اے مکس آف مغل, وکٹورین اینڈ سکھ آرکیٹیکچر, اور اس وجہ سے لاہور کا آرکیٹیکچر جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو اندرون شہر کا علاقہ ان کے لیے ایک مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے, وہ وہاں پر آتے ہیں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاڑکانہ, جہاں پر بااثر افراد کے تھانے دار کے سامنے ایس آئی پر تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے. تھانہ ولید کا ایس ایچ او تماشا دیکھتا رہا. اے ایس آئی نے 2 افراد کو شراب کی بوتلوں سمیت گرفتار کیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ذوالفقار جکرانی نے اے ایس آئی پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ ملزمان کو بھی تھانے سے چھڑا لے گئے. پی پی رہنما ذوالفقار جکرانی نے اے ایس آئی کی وردی بھی پھاڑ دی. شکایت پر اے ایس آئی اصغر مغیرے کا تبادلہ دوسری جگہ کر دیا گیا, جس پر اے ایس آئی اصغر نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی. ڈی آئی جی نے واقعے کا نوٹس لیا ہے. متاثرہ اے ایس آئی نے بات کرتے ہوئے کیا کہا آپ کو سنوا. عوامی ہوٹل کے سامنے ادھر ہمارا ڈیوٹی تھا, میں انچارج تھا, میں تو چیکنگ کرا, 2 آدمی آئے موٹر سائیکل پر, میں نے اس کو شراب سودے پکڑا, اس کے تھانے میں لے گیا. ادھر ایس ایچ او بیٹھا تھا, ایک سیاسی آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا ہمارا آدمی کیوں پکڑا. میں شراب سے پکڑا ہے, یہ گناہ کر رہا تھا, نہیں چھوڑو, میں قانون سے کوئی اوپر نہیں ہے. اس نے آیا ہم کو ٹھوشا مارا, لتا مارا, ہمارا وردی اس نے پھاڑ دیا. ادھر ہم کو گریبان سے پکڑا, ہمارا وردی بھی پھول بھی توڑ دیا. ادھر بھی سے ہمارا گریب پکڑا, مارا, جوتا لتا مارا. ایس ایچ او خاموش تھا. ایس ایچ او نے بولا تم نکل جاؤ, یہ سیاسی آدمی ہے, اس کا عزت ہے, تم کون ہوتے ہو پولیس والے. صحیح میرے یہ بےزتی ہوا, ہم نے تو چوروں ڈاکو کو پکڑا, ہم کو انصاف تو نہیں ملا. ہم نے ایس ایچ او نے ہمارا اوپر رپورٹ نکلا, میں نے بنگل صاحب کو بھی واٹس ایپ کیا, اس کو بھی بتایا. پھر بھی ہمارا آج ٹرانسفر ہو گیا 3 تھانے پر. ہمارے وردی کا آج ہی صاحب وردی پہنتے ہیں, ڈی آئی جی ایس پی پہنتا ہے, وہ تو صحیح ہم کو سنتا ہی نہیں ہے, بس وڈیروں کا چلتا ہے. ہم کیا کریں, چھوٹے ہمارا جو ایس ایچ آئی یا ڈی ایس پی وہ تو کمداری کرتا ہے. سر ہم سے ظلم ہے, 32 سال ہمارا نوکری کیا پولیس میں, سپاہی سے ہم ایس آئی بنا, کبھی ہم سے ابھی نہیں ہوا, ابھی ہوا ہم سے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, ہمارے ساتھ انصاف کرو. نہیں کیا میں گاسریٹ لے کر آپ کو جلاؤں گا بیٹ پاکستان چوک پر. یہ بڑا ظلم ہے. ہم نے تو امن کام کیا, ڈاکو چوروں کو ہم پکڑا, ہم کو یہ سلو ہوا, یہ کہاں سے انصاف ہے. اے ایس آئی کا کیا کہنا تھا آپ نے سنا, اس نے کہا کہ 32 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ سروس کرتے ہوئے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بابو اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابو یہ بتائے گا کہ کیا کوئی جنگل کا قانون ہے یہاں پر کہ ایک اے ایس آئی کو ایس ایچ او کے سامنے مارا پیٹا جاتا, اور بجائے یہ کہ وہ لوگ جو کہ شراب کی بوتلیں لے کر آئے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا, اے ایس آئی کا تبادلہ کر دیا گیا. ہاں دیکھیں, یہ واقعہ ہوا ہے, ساری اس قصے کو تقریباً 24 گھنٹے تو سے زیادہ ہو گئے گزر چکے ہیں. اس نے جو یہ سوسائڈ کرنے کی دھمکی دی اس پہ بھی عملی طور پہ کام کیا. جب رات کو 12 بجے کے بعد انکوائری افسر اس واقعے کی انکوائری کرنے آیا, جو ایس ایس پی نے اے ایس پی کو سربراہ بنایا تھا, وہ آیا تو وہ انکوائری کے دوران ہی جو ہے نا, وہ پہلے ہی کچھ زہریلی چیز یا کوئی ایسی چیز مرنے کے لیے کھا کے آیا تھا کہ وہ بیان دیتے ہوئے ہی جو ہے نا ایک دم گر گیا, اور اسے پھر فوری طور پہ انکوائری کے دوران ہی جو ہے نا صبح 4 بجے کے قریب جو ہے اسے لے جایا گیا اسپتال, اور اس کو پھر اسٹمک وغیرہ واش کر کے اسے گھر روانہ کیا. اب جہاں یہ بات آتی ہے کہ یہ اس نے مطلب خود اس بات کا کلیم کیا ہے, وہ ڈپینڈ تو کرتا ہے دیکھیں نا موجودہ افسر پہ یا ان پہ
उन्होंने इंक्वायरी अफसर एक लगा दिया था, इसका ट्रांसफर कर दिया था। अब ये पहले माजी में जो जिसके ऊपर इसका मुबैना इल्ज़ाम है कि इसने तशद्दुद किया, वो पहले ज़ेली तंजीम का ओहदेदार रहा है और अब भी एक्टिव वर्कर है। अच्छा, ये जिस शख्स ने तशद्दुद किया है इस ASI पर, इसका क्या बैकग्राउंड है और क्या ताल्लुक है इसका सियासी पार्टियों से? देखें, ये स्टूडेंट तंजीम में ओहदेदार था और जब ये सारी तंजीमें तोड़ी गई तो उस हवाले से जाहिर है उसका भी जो है वो ये ओहदे सारे ख़त्म हो गए। लेकिन इस वक्त भी उसे एक बहुत ज़्यादा एक्टिव कारकुन पीपुल्स पार्टी का तस्लीम किया जाता है और उसकी जितनी आला क़यादत है उनके वो काफ़ी नज़दीक है। यहाँ लाड़काना में जितनी भी आला क़यादत मौजूद होती है वो उसके नज़दीक है और उसने ये सारा कुछ ज़ाहिर है इसी वजह से किया। अब इकबाल हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम, ये वाक़या सामने आया है जिसमें एक ASI पर शराब की बोतलें रखने वाले मुल्ज़िमान को पकड़ने की सज़ा के तौर पे उसे SHO के सामने थाने में घुसकर मारा गया है, उसकी वर्दी फाड़ी गई है। आपकी राय जानना चाहूँगा। जनाब आला, ये हालात पूरे सिंध के अंदर आज नहीं बड़े ज़माने से हो रहे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई चीज़ रिपोर्ट हुई है और सामने आई है। ये सारे जियाले तो भरे में पुलिस के अंदर भी इनके। इसमें अगर लेट्स से कि कोई शख्स ऐसा खड़ा हो जाता है और वो किसी नाजायज़ बात के ऊपर आवाज़ उठाता है तो उसको इसी तरीके से मारा पीटा जाता है। ये तो गैरतमंद इंसान था जो कि खड़ा हुआ, जो SP के खिलाफ खड़ा हुआ, जो मौजूदा इंतजामिया के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसने हुकूमत सिंध के खिलाफ बात की। नहीं तो जुर्रत किसकी होती है? ज़बान काट दी जाती है जनाब, हाफ फ्राई कर दिया जाता है, फुल फ्राई कर दिया जाता है, लोगों को दुनिया से बाहर भेज दिया जाता है। हम अब देखें ना, क्या बात ये कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये लाताल्लुकी का इज़हार हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रही कि अगर इनके अपने शहर लाड़काना में कानून की ये सूरत हाल है, थानों की सूरत हाल है, तो ये बाकी पूरे सिंध में क्या करवाएंगे? नहीं, देखें, हर चीज लड़काना से तो शुरू होती है। क्या हम भूल गए जब कुत्ते बच्चों को काट रहे थे तो यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, बच्चे मर रहे थे, एड्स से बच्चे लड़काना में मर रहे थे। कौन सी ऐसी चीज है जो लड़काना से नहीं शुरू होती? ये तो हमारे लिए मिसाल है जो हम देखते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आप अपनी TV चैनल्स पे एयरवाई दिखा रहे होते थे क्या क्या आफतें यहाँ पे लोगों के ऊपर सुबह सिंध में आके टूटी हुई हैं। इनको होश ही नहीं है फर्जंदे जरदारी को, ना इनके चीफ मिनिस्टर को। आप पूरे सिंध में देखें ना, हर गली के कोने के अंदर एक शराब खाना खुला हुआ है। मेरे घर के 10 कदम के ऊपर जो ना आपको 12 कदम के ऊपर 2 जो है शराब खाने मिलेंगे। ये काम है इनके एक्साइज मिनिस्टर का, मुकेश आवरा साहब का। और क्या काम है? सारा दिन यही करते रहते हैं। खुर्रम, जिस पुलिस के ऊपर अटैक हो जाए, जिस पुलिस की वर्दी फाड़ दी जाए, जिसको उसके थाने में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और मुल्ज़िमान छुड़ा के ले जाए जाएं, वो पुलिस लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? देखिए सर, सबसे पहले तो इस होम मिनिस्टर को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। उसके बाद IG साहब की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पे जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो SP है, चाहे वो SHO है, उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ केस चलाएं, इनको फारिग करें। देखें, अगर आप मिसाल नहीं बनाए, ये पुलिस हमारी शहीद हो रही हैं, ये पुलिस अब हमारी जो है अपनी जानें कुर्बान कर रही हैं। क्या कुछ इस पुलिस ने हमारे लिए नहीं किया है? और एंड ऑफ द डे एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी गलत बात के ऊपर आवाज़ उठाता है तो उसका सलूक होता है, ये किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि की जो है वफाक भी उसकी जवाब दे, तो वफाक को भी इसका नोटिस क्या लेना आप चाहिए। इस हवाले से फ्लोर ऑफ द हाउस पे आवाज उठाएंगे? सर, फ्लोर ऑफ द हाउस आवाज भी उठाएंगे और इनके खिलाफ करारदाद भी जमा कराएंगे। सही, बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया लाड़काना में, जहां पर एक पुलिस थाने में SHO के सामने ASI को मारा गया, बुरे तरीके से मारा गया। और उसके बाद जब ASI आके जब अपना मुकदमा रिपोर्ट करने के लिए आया तो उस वक्त भी उसने कोई ऐसी, जैसे हमारे रिपोर्टर में बता रहे थे कि उन्होंने कोई ऐसी जहरीली अद्वियात खा ली थी जिसके बाद उनका स्टमक वॉश कराया गया बिकॉज ही वाज सो डिसहार्टेंड, जो उसके साथ उसी के थाने में किया गया। 32 साल से वो सर्विस दे रहा है। इस दौरान हम राब्ता करते रहे कि पुलिस हुक्काम से उनका मौक़िफ़ जान सके, लेकिन अभी तक उनसे राब्ता नहीं हुआ और न ही उन्होंने हमारे राब्तों का जवाब दिया है। ये वाक़या लाड़काना में पेश आया है जहां पर एक थानेदार के सामने ASI पर तशद्दुद किया गया है। थाने में घुसकर ASI की वर्दी फाड़कर मुजरिमान को छुड़ाया गया है। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। बैक आफ्टर द ब्रेक। कहते हैं हीरो की कोई उम्र नहीं होती।
ضروری نہیں ہے کہ جو ہیروز ہمیں پسند ہوں ان کی عمر کافی زیادہ ہو. کبھی کبھی چھوٹے بچے بھی ایسی مثالیں قائم کر جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کیا پوری قومیں ایسے بچوں پہ فخر کرتی ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے بچے سے جس کی عمر تو صرف 11 برس ہے لیکن کارنامے جو ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہیں. جناب وداؤٹ مچ اڈو ہم آپ شفاعت پہلے نہیں ملاقات تو کریں گے, میں لوگوں کو ایگزیکٹلی بتائیں تو صحیح کہ کیا کارنامہ کیا ہے. میں بتا آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گا جناب ایک نوعمر سوشل ایکٹیوسٹ حسن عدیل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی ایک NGO ہے جناب جس کا موٹو ہے بھوکے نہیں سوئیں گے. بھوکے نہیں سوئیں گے, اور اس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. 25 افراد کی ٹیم ہے ان کے ساتھ جس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ حسن عدیل موجود ہے. السلام علیکم جی. بھائی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں حسن, I'm so honored کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا یہ کر کیا رہی ہے آپ کی آرگنائزیشن؟ ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس کا نام بھوکے نہیں سوئیں گے. تو آپ لوگ سب سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کسی نے بھوکا نہیں سونا. میری ٹیم کی اور میری یہی کوشش ہے کہ ہم کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں. صحیح. اچھا آپ نے شروع کیسے کیا مجھے بتاؤ, کیونکہ آپ نے لاک ڈاؤن کے ٹائم میں جب لوگوں کے ہر ایک کو راشن تقسیم کر رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ میں نے کرنا ہے, خیال کیسے آیا, پھر کیا کیا؟ میں آپ کو بتایا چاہتا ہوں, جب مارچ میں لاک ڈاؤن شروع ہوا تب میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ٹچ کیا کہ رات کا ٹائم ہو رہا تھا, ابھی اناؤنس ہوا تھا کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے اور اب لاک ڈاؤن ہونا ہے, پاکستان میں کرونا آ گیا. آئی تھاٹ کہ ہم لوگ گھر میں دال بنواتے ہیں اور بانٹنے چلتے ہیں. ویسے ہی آئیڈیا تھا, NGO اس وقت نہیں تھی. گھر میں 100 پیکٹس آف دال بنوا لیے, بابا کو کال کر دی کہ آپ 100 روٹیاں لیں. انہوں نے بولا کیا ہوا 100 روٹیاں, کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو میں نے بولا بانٹنے جانا ہے آج. ہم بانٹنے چلے گئے اتفاق سے. جب ہم بانٹنے گئے میں نے ایسی چیزیں دیکھی, عام لوگ پریشانیوں میں تھے کیونکہ نوکریاں چلی گئیں, لاک ڈاؤن آ گیا, کوئی کام نہیں, ڈیلی ویجز والے لوگوں کو ضرورت تھی. بانٹا میں نے. جو آخری روٹی تھی وہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جب وہ میں نے دی ہے تو وہ دال اور وہ روٹی ٹھنڈی رہ گئی. جن انکل کو میں نے وہ روٹی دی ہے انہوں نے جب وہ روٹی پکڑی ہے انہوں نے نلکا کھولا اپنے برابر کا, اسے گیلا کرا اور دال میں ڈال کے کھا لیا. بس وہ بات میرے دل کو لگی. میں گھر گیا, میں نے کسی سے بات نہیں کی, میں سو گیا. اب میں صبح تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے کل واپس جانا ہے ان انکل کے پاس, واپس ہیلپ کرنی ہے. صبح میں نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج پھر سے ہم نے آپ دال بنا دیں یا کوئی ایسی چیز بنا دیں, ہم لوگ پھر ہیلپ کرنے چلتے ہیں. تو انہوں نے بولا حسن روز کیسے, گھر کا بھی سنبھالنا ہوتا ہے, گروسری وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے بولا کہ کام تو کرنا ہے. اب میں ٹینشن میں بیٹھا ہوں اس سوچ میں کہ کیا کریں. پیچھے سے میری میڈ آئی ہیں, انہوں نے مجھے یوں کیا. اب میں یوں موڑ کے دیکھ رہا ہوں, دیکھا تو انہوں نے مجھے 500 کی نوٹ دی اور بولا تم کام شروع کرو. اب میں نے بولا آپ جو آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ جی اب میں نے کہا میں آپ کو 500 بالکل. اب میں نے انہیں بولا آپ تو, ابھی میں نے یہ تو بولا ہے, انہوں نے بولا اس کے آگے کچھ مت بولنا, میں بھی کام کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم آگے غریب لوگوں کو. کیا بات. بس وہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے سوچا یہ کام کسی بھی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ٹیم میں جو 25 لوگ اکٹھے ہوئے, حسن یہ آپ کا اتنا بڑا بچے قافلہ کیسے بنتا گیا؟ دیکھیں شروع میں تو میں اور میری سسٹر ہی پہلے پیکنگ کرتے تھے اکیلے, اور میرے پیرنٹس ہیلپ کراتے تھے. پھر اچانک لوگوں نے بناتی تھی, آپ کی ماما کھانا بناتی تھی؟ جی نہیں, ہم لوگ کبھی کبھار آرڈر کرتے تھے اور کبھی کبھار گھر سے بنواتے تھے. پھر راشن بیگز ریڈی کرتے تھے, وہ پھر بانٹنے جاتے تھے. تو اس طرح سے. اوکے, تو اب کیا سٹیٹس ہے, اب کہاں کام ہو رہا ہے؟ ہم لوگ میں آپ کو شفاعت بھائی یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ نے آلموسٹ ابھی بے تحاشا راشن بانٹے. گرمی کے دن آ گئے ہیں, گرمیاں بہت ساری ہیں, ہم لوگ پانی کی بوتلیں بھی بانٹ رہے ہیں. بریانی کے جو چھوٹے باکسز ہوتے ہیں 1 پرسن کے, وہ ہم پوری فیملیز کو دے رہے ہیں. رولز ہم روز کے طور پہ بانٹ رہے ہیں, ویک میں 1-2 بار, کیونکہ اب اسکولز بھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھائی پہ بھی فوکس رکھوں اور NGO تو انشاءاللہ کنٹینیو رکھنا ہے. اچھا یہ مجھے بتاؤ, 11 سال آپ کی عمر ہے, 11 سال میں مجھے نہیں پتا تھا کہ NGO کیا چیز ہوتی ہے. تو آپ کو کب ادراک ہوا, کیونکہ آپ کو اچھی اردو آتی ہے, کہ میں ایک NGO بنانے جا رہا ہوں, اس کا نام یہ ہوگا, آپ نے کب ریئلائز کیا؟ دیکھیں یہ جو کارواں شروع ہوا, اس کی بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے لاک ڈاؤن سے پہلے NGO کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. اچھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا, مگر اب میں الحمدللہ کہہ سکتا ہوں NGO ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہوتی ہے. اور وہ میری اپنی ہے, یہ بھی جی بالکل, یہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو وہ میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی, اپنے پیرنٹس اس کے بارے میں بولا, پھر ہم نے نام ڈیسائیڈ کیا اور پھر یہ ساری چیزیں. اچھا, تو آپ کو اگر ڈونیٹ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں؟
ہمیں جو ڈونیٹ کرنا ہو وہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو میری ٹیم کے بھوکے نہیں سوئیں گے کہ وہ کسی بھی پیشوا یا ان باکس کر دیں تو ہم لوگوں نے ساری ڈیٹیلز دے دیں. دیٹس انکریڈیبل. تو چلے جی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے اور کوئی بھوکا نہ سوئے, اور یہ خواب جو حسن عدیل کا ہے اللہ کرے کہ یہ شرمندہ تعبیر. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرا ایک وعدہ ہے جی, میری اور میری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی جب تک میں زندہ ہوں, اور میری ڈیتھ کے باوجود میری یہ کوشش ہوگی کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اللہ 1100 سال آپ کی عمر دے. بہت پیارے جی. حسن عدیل ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, اور ہماری دعا بھی ہے کہ اس ارض پاک پہ کبھی بھی کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا خیال رکھیے گا. شادری آبادری. اللہ حافظ.